नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। फिजियोलॉजी की इसी व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम पाचन के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में बताया था कि फिजियोलॉजी की जिस किसी भी चैप्टर का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो मनुष्य के संदर्भ में करेंगे। तो आगे हम इसी व्याख्यान में आगे बढ़ते हुए मनुष्य में पाचन के बारे में हम कुछ जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि पिछली जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आहारनाल और दूसरा सहायक पाचक ग्रंथियाँ। आहारनाल जो मुख से शुरू होकर गुदा तक एक नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती है और अलग अलग स्थानों पे उसमें अलग अलग प्रकार के रूपांतरण हो जाते हैं, जिससे वो आमाशय, आंत्र या मलाशय में उसको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहा में पाचन या बकल कैविटी में डाइजेशन की। सबसे पहले आहारनाल की जो ओपनिंग होती है वो माउथ के रूप में होती है और माउथ जो है, मुख जो है वो आगे मुख गुहा या बक्कल कैविटी में खुलता है। मुख गुहा में अगर हम पाचन की बात करें तो पाचन वहाँ पर दो प्रकार से होता है, एक यांत्रिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा रासायनिक पाचन अथवा केमिकल डाइजेशन। यांत्रिक पाचन मुख गुहा में उपस्थित दांतों के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत भोजन को चबाया जाता है। भोजन के जो भाग हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जीभ की सहायता से उसको लार के साथ घोला जाता है। उसके बाद में रासायनिक पाचन के अंतर्गत लार में उपस्थित एंजाइम्स के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको छोटे पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि मुख गुहा में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं, मुख गुहा वास्तव में क्या है और उसमें कौन कौन से जो अंग हैं वो पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख गुहा की जो सबसे आउटर जो ओपनिंग है वो माउथ या मुख के रूप में होती है। मुख जो है वो हमारी एक होठों से घिरी हुई संरचना है। दो लिप्स मनुष्य में पाए जाते हैं, एक अपर लिप, दूसरा लोअर लिप। और मनुष्य में आपको पता है कि जो दोनों ही जो लिप्स हैं या होठ हैं वो मूवेबल होते हैं, चल होते हैं, अर्थात इसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती हैं और इस दोनों जो होठ हैं उनको हम घुमा सकते हैं। मुख जो है वो आगे मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा या जो बक्कल कैविटी है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वह भाग जो जबड़ों और जो होठ के बीच में या गालों के बीच में उपस्थित जो पार्ट है उसको वेस्टिब्यूल या प्रघान कहा जाता है। उसके बाद में जबड़ों के अंदर जो गिरी हुई संरचना है उसको हम ओरल कैविटी या मुख गुहा कह सकते हैं। तो जो माउथ है वो वेस्टिब्यूल में खुलता है और वेस्टिब्यूल आगे ओरल कैविटी में खुलता है। इसके अलावा मुख गुहा की अगर हम पूरी चारों साइड की कवरिंग देखें तो उसके आगे की ओर मुख प्रेजेंट है, जो दो होठों से घिरी हुई संरचना है। पीछे की तरफ बक्कल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स जो मुख गुहा के शीत का जो फेरिंग्स का भाग है उसको ओरोफेरिंग्स या कंठ ग्रसनी कहा जाता है। ऊपर से मुख गुहा वो तालू से घिरी हुई होती है। तालू जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है। आगे का जो तालू का भाग है जिसको कठोर तालू या हार्ड पैलेट कहा जाता है और पीछे का तालू जो मस्कुलर होता है, पेशीय होता है, उसको मृदु तालू या सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। कठोर तालू का निर्माण दो हड्डियों से होता है। आगे की हड्डी जिससे ऊपरी दांत जुड़े होते हैं वो मैक्जिला होती है और उसके पीछे की ओर जो अस्थि होती है वो पैलेटाइन बोन या पैलेटाइन अस्थि कहलाती है। नीचे से मुख गुहा का जो फर्श है वहाँ जिह्वा उपस्थित होती है और पार्श्व में ये दोनों तरफ से गालों से या जो चिक्स की जो मसल्स हैं उससे घिरा हुआ होता है। इस प्रकार से मुख गुहा एक चारों ओर से कवर संरचना है, जिसके आगे की ओर माउथ, पीछे की ओर ग्रसनी, ऊपर से ये तालू से और नीचे इसके जीभ उपस्थित होती है और पार्श्व में इसके गाल उपस्थित होते हैं। मुख गुहा के जो कठोर तालू आगे है जो मैक्जिला बोन या पैलेटाइन बोन से बना होता है, उसके पीछे का जो भाग है वो सॉफ्ट होता है, मस्कुलर होता है, जिसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। सॉफ्ट पैलेट के मध्य से एक मस्कुलर फोल्ड या एक पेशीय वलन जो ग्रसनी के और लटका रहता है, बिल्कुल बीच से जो निकला रहता है, जिसको हम यूवुला या अलीजीवा कहते हैं। जब हम अपना मुंह खोल के देखते हैं तो वो अलीजीवा हमें लटकता हुआ दिखाई देता है। आगे के डायग्राम में मैं वो अभी आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। आप यहाँ पर मुख गुहा की संरचना देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ टीथ हैं, टीथ के बाद आप नीचे की तरफ जो जिह्वा को देख सकते हैं।
उसके बाद में ये जो संरचना जो यहाँ पर एक जीवा के रूप में एक लटकी हुई संरचना जिसको आप देख सकते हैं यूवुला, और यूवुला जो एक मस्कुलर फोल्ड है, उस यूवुला के दोनों पार्श्व में 2 जोड़ी श्लेष्मिक वलन होते हैं जिसको म्यूकोसा फोल्ड कहते हैं। ये श्लेष्मिक जो वलन है आप देख सकते हैं, जो एंटेरियर या आगे की ओर जो श्लेष्मिक वलन है ये पैलेटोग्लोशल आर्क कहलाता है, और जो पीछे का जो ये म्यूकस का फोल्ड है इसको पैलेटोफिरिंगियल आर्क कहते हैं। और ये जो दोनों श्लेष्मिक वलन है इसके बीच में कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिनको टॉन्सिल कहा जाता है, और ये जो टॉन्सिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन टॉन्सिल को पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। ये दोनों श्लेष्मिक वलन के मध्य में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी की आप संरचना को देख सकते हैं। दूसरा जो चित्र है इसमें जीवा को उठाया हुआ है, और जीवा नीचे की जो बोन है हायोड बोन, लास्ट में हायोड बोन से जीवा है वो जुड़ी होती है, और जीवा के नीचे जहाँ ये फर्श से जुड़ती है वहाँ आप एक ये फोल्ड देख सकते हैं जिसको फ्रेनुलम कहते हैं, यानी जीवा फ्रेनुलम की सहायता से मुख गुहा के फर्श के साथ जुड़ी होती है। और यहाँ पे डक्ट ऑफ सेलेरी ग्लैंड, ये एक जोड़ी सेलेरी ग्लैंड की ओपनिंग यहाँ पे हो रही है, ये लोअर लिप। तो इस प्रकार से अपनी जो बक्कल कैविटी है इसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। मुख गुहा में पाचन में जो सहायता करने वाली या पाचन में भाग लेने वाली 3 प्रकार की संरचनाएं मुख गुहा में पाई जाती हैं, जिसमें जिह्वा, दांत और लार ग्रंथियां। तो पहले हम बात करते हैं जिह्वा की। जिह्वा या जो टांग है ये ऐच्छिक पेशियों से निर्मित एक संरचना है जो मुख गुहा के फर्श में उपस्थित होती है। जिह्वा में जो पेशियाँ पाई जाती हैं वो वॉलंटरी हैं। हमारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में हम जिह्वा को आगे पीछे ऊपर नीचे उसको मूव करा सकते हैं। मनुष्य की जो जिह्वा है वो पीछे से जुड़ी होती है, आगे से फ्री होती है, इसलिए जब भी हम जिह्वा बाहर निकालते हैं तो वो आगे से स्वतंत्र है। लेकिन मेंढक में हम देखते हैं कि इससे उल्टा होता है, वो आगे से जुड़ी होती है, पीछे से फ्री होती है। तो जब भी मेंढक किसी शिकार को पकड़ता है तो अपनी जिह्वा को पीछे से फेंकता है, उसके बाद में शिकार उससे चिपक जाता है तो वो वापस उसको अंदर कर लेता है। और जिह्वा है वो पीछे से जो हायोड बोन है उससे जुड़ी होती है। इसमें नीचे एक वलन या फोल्ड पाया जाता है जिसको फ्रेनुलम कहते हैं, और फ्रेनुलम की नामक इस वलन से वह उस मुख गुहा के फर्श से जुड़ी होती है। जिह्वा की अगर हम सरफेस देखें तो उसकी सरफेस पे कुछ पेपिले या अंकुर जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिनको टेस्ट पेपिले या स्वाद पेपिले कहा जाता है। ये स्वाद पेपिले कई प्रकार के स्वाद पेपिले आकार के आधार पर जिह्वा पे दिखाई देते हैं। इसमें कुछ तंतु रूपी होते हैं जो पूरी जिह्वा के जो सतह पे फैले होते हैं जिनको फिलीफॉर्म कहते हैं। कुछ जो पत्ती के आकार के होते हैं जो मनुष्य में नहीं पाए जाते वो फोलिएट कहलाते हैं। कुछ कवक रूपी होते हैं जिनको फंजीफॉर्म कहा जाता है, ये साइड में या पार्श्व में उपस्थित होते हैं, ये कम होते हैं। जबकि फिलीफॉर्म होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पेपिले या अंकुरक होते हैं। कुछ गोलाकार या सर्कमवैलेट होते हैं जो जिह्वा के सबसे लास्ट में या पीछे की ओर उपस्थित होते हैं। ये जो पेपिले होते हैं इन्हीं पेपिलों में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। उन टेस्ट बड्स की सहायता से ही हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। टेस्ट जो बड्स हैं उसमें कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स की जो ऊपरी सिरे या एंड में तंत्रिकाएँ न्यूरॉन्स उपस्थित होती हैं। तो जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं भोजन के जो केमिकल्स जो हैं वो उन टेस्ट बड्स के संपर्क में आते हैं। उनके संपर्क में आने से उन न्यूरॉन्स में कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। वे संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क में जाती हैं और मस्तिष्क की जो पैराइटल लोब है वहाँ पर हमें स्वाद का ज्ञान होता है, क्योंकि जो सेंटर होते हैं वो स्वाद के सेंटर हैं वो पैराइटल लोब में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान इन जो संवेदी पेपिले हैं उन पर उपस्थित संवेदी कलिकाओं के द्वारा होता है। जिह्वा स्वाद का ज्ञान तो हमें करवाती है, इसके साथ साथ जिह्वा और भी कई कार्य पाचन के दौरान करती है। जिह्वा के द्वारा ही भोजन को लार के साथ घोला जाता है। ये चबाने में भी सहायक है, क्योंकि जिह्वा की सहायता से हम भोजन को दांतों के नीचे ले जाते हैं, वहाँ हम उसको चबाते हैं। भोजन को निगलने के दौरान ही जिह्वा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिह्वा चबाने के बाद भोजन को पीछे की ओर धकेलती है। जिह्वा की सहायता से ही हमारी जो आवाज़ है या साउंड है हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, बोलने में सहायक है ये, और स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो जिह्वा ये कुछ कार्य हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान या पाचन के दौरान ये कार्य करती है। ये डायग्राम मैं आपको इसका डिस्कशन कर चुका हूँ।
इसके बाद में पाचन तंत्र का जो सबसे आगे का जो एक महत्वपूर्ण भाग जो बकल कैविटी में उपस्थित होता है वो दांत या टीथ कहलाते हैं। हम जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, जिनको क्रमशः बात करूँ मैं कृंतक या इंसाइजर, रदनक या कैनाइन, फिर अग्र चवर्णक या प्रीमोलर्स, और सबसे लास्ट में चवर्णक या मोलर दांत कहलाते हैं। हमारे आगे की ओर जो सबसे फ्रंट में जो उपस्थित 4 दांत हैं जो ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में होते हैं वो 4 दांत इंसाइजर कहलाते हैं। इंसाइजर दांत के फिर आगे की ओर एक एक नुकीला दांत जिसको कैनाइन टीथ कहते हैं। मांसाहारी प्राणियों में कुत्ते, बिल्ली या शेर में ये ज़्यादा नुकीले होते हैं। कैनाइन दांत के बाद में पीछे की ओर उसके आगे की ओर जो 2 दांत हैं इनको प्रीमोलर्स कहते हैं। दोनों जबड़ों में ये बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड में उपस्थित होते हैं, तो ये प्रीमोलर्स कहलाते हैं। प्रीमोलर्स के अंत में जो सबसे लास्ट में जो 3 दांत हैं वो मोलर दांत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये अगर हमारे जो दांत हैं जो 32 दांत, इनका अगर हम एक डेंटल फार्मूला देखें जिसको दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला कहा जाता है, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है ICPM/M। ICPM/M। I का मतलब है इंसाइजर, C का मतलब कैनाइन, PM का मतलब प्रीमोलर और M का मतलब मोलर। ऊपर हम ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या लिख रहे हैं, नीचे की तरफ हम नीचे वाले जबड़े के दांतों की संख्या को लिख रहे हैं। ऊपरी जबड़े के हम केवल एक साइड के दांतों का यहाँ पर लिख रहे हैं, दोनों साइड का नहीं लिख रहे, क्योंकि बिल्कुल वैसा का वैसा विन्यास दूसरी साइड में भी होता है। तो जैसे हम अपने पूरे माउथ को बीच में से डिवाइड करें तो वो 2 पार्श्व में या 2 अर्धांशों में विभाजित हो जाता है, एक लेफ़्ट और एक राइट। और दोनों जो जबड़े हैं उनमें दांतों का जो क्रम है या संख्या है वो हम 21-23/21-23 × 2 यानी टोटल ये अपने 32 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल हमारे इंसाइजर दांत होते हैं 8। इंसाइजर दांतों की जो रूट होती है वो एक सिंगल रूट होती है, यानी वो एक ही उनकी जड़ होती है। कैनाइन जो दांत हैं वो जो नुकीले दांत होते हैं वो 4 होते हैं संख्या में, उनके भी सिंगल रूट होती है। प्रीमोलर्स जो कुल मिला के 8 होते हैं उनमें डबल रूट होती है सामान्यतः। और जो मोलर टीथ होते हैं जिनकी संख्या 12 होती है उनमें 3 रूट पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो दांत हैं वो दांत जीवन में 2 बार आते हैं। एक बार बच्चे के जन्म के बाद में लगभग 6ठे महीने में दांत आते हैं। वो जो दांत हैं उनको दूध के दांत या मिल्क टीथ कहा जाता है। उसके बाद में जो दूसरी बार वो मिल्क टीथ जो हैं वो टूट जाते हैं, लगभग 24 महीने के बाद में वो टूट जाते हैं, टूटना शुरू हो जाता है उनका। और उसके बाद में जो दूसरे जो दांत आते हैं वो वयस्क या अडल्ट टीथ कहलाते हैं। उनकी संख्या 32 होती है और वो दांत हैं वो हमारी वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। तो 2 बार दांत आने के कारण मनुष्य है वो द्विबारदंती या डाइफोडोंट कहलाता है। मिल्क टीथ या जो दूध के दांत हैं उनके अगर हम दंत सूत्र की बात करें तो वो थोड़ा भिन्न है। वो 21/02/21/02 × 2 = 20 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीमोलर्स दांत हैं वो दूध के दांत जो हैं उनमें नहीं पाए जाते। प्रीमोलर्स या अग्र चवर्णक हैं वो यहाँ अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा मनुष्य के सारे यहाँ पे मैंने समदंती लिखा है, ये भूल से लिखा गया विषमदंती होता है, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो सभी एक समान नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। यानी इंसाइजर अलग हैं, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के होते हैं। तो मनुष्य एक विषमदंती है, जबकि मेंढक में हम देखते हैं तो सभी दांत समान होते हैं, तो वो समदंती कहलाते हैं। दूसरे मनुष्य की जो दांत हैं वो सॉकेट्स में ऊपरी जो मैक्जिला और नीचे की जो अस्थि है मैंडिबल, उन अस्थियों के सॉकेट्स या गर्त के अंदर धंसे हुए होते हैं। उनकी जो रूट होती है वो गर्त के अंदर होती हैं। तो उन सॉकेट्स के अंदर धंसे होने के कारण थीकोडोंट या गर्तदंती कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम विषमदंती, गर्तदंती और द्विबारदंती हैं। जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहले जो दांत आते हैं वो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, एक उम्र के बाद में वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जिनको मिल्क टीथ कहा जाता है। उनकी संख्या 20 होती है। और जो स्थायी दांत होते हैं वो 32 होते हैं। 4 प्रकार के दांत विभिन्न संख्याओं में पाए जाते हैं, जिनका दंत सूत्र है वो हमको याद रखना है। उसके बाद में एक दांत की संरचना कैसी होती है, दांत किस प्रकार उसकी स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। दांत की संरचना में 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का पार्ट क्राउन या शिखर कहलाता है, बीच का पार्ट ग्रीवा या नेक कहलाता है, और
जो सॉकेट के अंदर जो धंसा हुआ भाग है वो रूट या मूल कहलाता है। यहाँ पर इसको डायग्राम की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक प्रीमोलर टीथ है जिसकी 2 रूट हैं। आप देख सकते हैं कि मसूड़ों के गर्त में यहाँ पर जो रूट है, ये आप देख सकते हैं, ये रूट है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये रूट के अंदर ये दांत जो है वो इस जो 2 रूट हैं यहाँ पर, ये सॉकेट के अंदर ये जो दांत की जो रूट है वो धसी हुई है। सबसे अंदर हम देख सकते हैं ये प्रत्येक जो दांत है उसमें ये सेंटर में बिल्कुल पल्प कैविटी है। ये यहाँ पे ये पल्प कैविटी है। इस पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें नर्वस सप्लाई भी होती है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। ये पल्प कैविटी कहलाती है। पल्प कैविटी के चारों ओर ये पल्प कैविटी जिस संरचना से घिरी हुई होती है ये डेंटिन कहलाता है। आप देख सकते हो ये डेंटिन है, और डेंटिन के फिर जो आउटर कवरिंग है वो सीमेंट कहलाती है। तो दांत के अंदर की जो एक कैविटी है वो पल्प कैविटी कहलाती है। पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, नर्वस सप्लाई है वो इसी की सहायता से दांत के अंदर प्रवेश करती है। फिर ये रूट के और ऊपर का जो ये भाग है जिसको क्राउन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्राउन है, इसको क्राउन की सहायता से ये रिप्रेजेंट किया गया है। और बीच का जो ये भाग है जहाँ पर रूट और क्राउन मिलता है ये ग्रीवा कहलाता है। तो ग्रीवा जो है वो क्राउन और रूट के बीच का जो संकरा भाग है वो ग्रीवा कहलाता है। क्राउन जो है, क्राउन के ऊपर एक शरीर के जो सबसे कठोरतम पदार्थ है तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये इनामल कहलाता है। तो इनामल की ऊपर कवरिंग होती है, जिसी कारण जो दांत हैं वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। जब हम दांतों की प्रॉपर रख रखाव नहीं रखते, उसकी सफाई नहीं करते, तो जो इनामल है वो धीरे धीरे क्षरित होने लग जाता है बैक्टीरिया की जो क्रिया से। और भोजन के कण जब वहाँ पे जमा हो जाते हैं तो बैक्टीरियल एक्टिविटी के फलस्वरूप वो धीरे धीरे उस पर एक पीलापन की परत चढ़ जाती है, जिससे दांत पीले पड़ जाते हैं। तो वो इनेमल धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। रूट जो है वो रूट की जो पल्प कैविटी के बाहर जो ये डेंटिन है वो डेंटिन सीमेंट से घिरा हुआ होता है। तो सीमेंट वह एक बीच में उनको जोड़ने वाला है। डेंटिन और जो ये सॉकेट है उस सॉकेट की दीवार से के बीच में सीमेंट उपस्थित होता है, जबकि बाहर से ये जो डेंटिन है उस डेंटिन है वो उसका जो क्राउन में ये जो पार्ट है वो इनेमल से कवर होता है। डेंटिन एक कठोर पदार्थ है, इसका श्रावण ओडोंटोब्लास्ट सेल करती हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल जब दांत का परिवर्धन होता है उस दौरान ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से ही दांत का निर्माण होता है, और ये धीरे धीरे डेंटिन का श्रावण करती हैं जो उसको चारों ओर से उसको घेर लेता है। तो इस प्रकार से ये एक दांत की संरचना हम देख सकते हैं जिसके 3 पार्ट हैं। ऊपरी पार्ट क्राउन कहलाता है या शिखर, मध्य का ग्रीवा या नेक, और जो नीचे का पार्ट जो सॉकेट के अंदर धंसा होता है वो रूट कहलाता है। दांत की संरचना के बाद में जो तीसरा जो मुख गुहा में उपस्थित जो पार्ट है वो लार ग्रंथियाँ सैलिवरी ग्लैंड्स कहलाती हैं। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियाँ हैं वो पाचन तंत्र में भाग लेती हैं। लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथियाँ जो मुख गुहा में उपस्थित है हम यहाँ इनकी चर्चा करते हैं। स्तनधारियों में 4 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहली है अधः नेत्र कोटर ग्रंथि या इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, दूसरी है कर्ण पूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, तीसरी है अधोजंबिका ग्रंथि या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और चौथी जो है वो अधोजिह्वा ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्लैंड। लेकिन मनुष्य में केवल 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहली जो इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है वो मनुष्य में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ हैं इनकी मैं एक सारणी के आधार पर इसकी चर्चा करूँगा, जिससे आपके समझने में आसानी रहे। पहली जो ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड या कर्ण पूर्व ग्रंथि, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जो हमारे जो दोनों कान हैं उनके नीचे उपस्थित होती है। ये जो लार ग्रंथि है इससे जो स्रावित लार है उसमें प्रमुख रूप से एंजाइम उपस्थित होता है, और ये लार के टोटल कंपोजिशन का ये 25% भाग बनाती है। पैरोटिड ग्लैंड, दोनों साइड की जो पैरोटिड ग्लैंड है वो एक नलिका के द्वारा जो अपने ऊपरी मोलर दांत हैं, मोलर टीथ हैं, वहाँ पर ये खुलती है। वो जो नलिका है उसकी खोज स्टेनस ने की थी, अतः उसको स्टेनस की नलिका कहा जाता है। दूसरी जो लार ग्रंथियाँ हैं जिनको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, ये मध्यम आकार की ग्रंथियाँ होती हैं और इनमें प्रमुख है म्यूकस या श्लेष्मा उपस्थित होता है। सर्वाधिक जो लार का भाग है वो इन्हीं के द्वारा बना होता है, ये 70% भाग बनाती हैं लार का।
ये जो जिह्वा है, जिह्वा के एंड में जहाँ फ्रेनुलम नीचे जहाँ फ्रेनुलम उपस्थित होता है, उस फ्रेनुलम के जो दोनों तरफ इसकी नलिकाएं खुलती हैं और इसकी नलिका की खोज वार्टन ने की थी, अतः इनको वार्टन की नलिका कहा जाता है। तीसरी जो लार ग्रंथियाँ हैं जिनको सबलिंगुअल या अधः जिह्वा ग्रंथि कहा जाते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने जीभ के नीचे उपस्थित होती हैं। इससे स्रावित जो लार है वो 5% भाग बनाता है कुल लार का। ये एंजाइम प्लस श्लेष्मा इसमें उपस्थित होता है। ये जिह्वा के नीचे अनेक छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा खुलती हैं और इसकी जो नलिकाएं हैं वो रिविनस की नलिकाएं ये कहलाती हैं। लार ग्रंथियों किस प्रकार से मनुष्य में उपस्थित होती हैं, ये भी एक डायग्राम के आधार पे हम देख सकते हैं। ये हमारी बकल केविटी है, इसमें ये आप देख सकते हो पैरोटिड ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। ये पैरोटिड ग्लैंड, एक साइड की पैरोटिड ग्लैंड दिखाई है, इससे एक नलिका निकल रही है, स्टेनस की नलिका जिसको कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड के बाद में आप यहाँ देख सकते हो सबलिंगुअल ग्लैंड जो जस्ट जीभ के नीचे उपस्थित है। इससे अनेक छोटी छोटी नलिकाएं जीभ के फर्श पे खुलती हैं। और ये सबलिंगुअल ग्लैंड के नीचे थोड़ा पीछे की ओर आप देख सकते हो सबमैंडिबुलर या अधोजंबिका ग्रंथि। अधोजंबिका ग्रंथि जो है, इससे निकलने वाली जो नलिका है, ये नलिका जो है ये वार्टन की नलिका कहलाती है। तो ये वार्टन की नलिका के द्वारा ये खुलती हैं। तो तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं। वार्टन की नलिका जो है ये नीचे के जो इंसाइजर दांत हैं उसके पास में खुलती है, या हम कह सकते हैं कि जो अपना फ्रेनुलम है उस फ्रेनुलम के दोनों साइड में, एक साइड में वार्टन की नलिका इधर होगी और दूसरी साइड की जो ग्रंथि है उसकी वार्टन की नलिका उस साइड में होगी। तो 3 प्रकार की ये लार ग्रंथियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं। चौथी लार ग्रंथि जो इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड जो हमारे आँखों के जो गड्ढे हैं उनके नीचे उपस्थित होती है, वो मनुष्य में नहीं पाई जाती है। लार ग्रंथियाँ लार का स्रावित करती हैं। लार जो है उसका अगर हम केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन देखें तो डेली हमारे शरीर में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार बनती रहती है। उस लार में लगभग मोस्ट ऑफ जो है हम कह सकते हैं 99.5% इसमें जेली होता है। कुछ अकार्बनिक आयंस होते हैं जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, थायोसाइनाइड आयन। यहाँ पे थायोसाइनाइड आयन ये पाया जाता है। इसको ये महत्वपूर्ण है, बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है या जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको मारने में ये सहायक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रमुख रूप से जो एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जिसको लार या एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, वो पाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करने वाले एंजाइम जिनको लाइसोजाइम कहते हैं वो पाए जाते हैं। IgA नामक इम्यूनोग्लोबुलिन लार में प्रेजेंट होता है, ये भी प्रतिरक्षा में भूमिका निभाता है। कुछ उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड के रूप में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा म्यूकस या श्लेष्मा प्रेजेंट होता है। लार हमारे लिए क्या क्या कार्य करती है, तो लार के कार्यों की बात करें तो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, क्योंकि भोजन के पाचन के दौरान जो लार या एमाइलेज है वो स्टार्च का पाचन करता है। ताप नियमन का कार्य करती है, क्योंकि लार की सहायता से हम देख सकते हैं कि कुछ प्राणी जो हैं वो ताप नियमन करते हैं। कुत्ता लगातार गर्मी के जो मौसम में लार छोड़ता रहता है, जिससे अंदर की जो ऊष्मा है वो लार के माध्यम से बाहर निकलती रहती है, तो थर्मो रेगुलेशन का काम भी करता है। लार की सहायता से मुख जो है, मुख गुहा वो नम, सॉफ्ट और मॉइस्चर बनी रहती है, जो बोलने में सहायक है। कुछ व्यक्तियों में लार जो है वो प्रॉपर स्रावित नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों में बोलने में दिक्कत आती है, शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर पाते, उनका जो मुख गुहा है वो लगातार सूखी सी बनी रहती है, तो उनको बोलने में दिक्कत आती है। तो लार है वो बोलने में भी सहायक है। जल नियमन का, पानी की कमी, लार के द्वारा लगातार पानी की कमी होती रहती है, जिससे हमें प्यास का एहसास होता रहता है। तो वाटर रेगुलेशन, जो ब्लड का वॉल्यूम लगातार रेगुलेट रहे, जल नियमन का कार्य करती है। यूरिया या यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को भी निष्कासित करती है। इसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो कई लार है वो ये कुछ कार्य हमारे शरीर में करती हैं। लार का श्रावण का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, तो लार या श्रावण के नियंत्रण की बात करें तो लार के श्रावण का नियंत्रण अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। हम जानते हैं कि हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। और पाचन तंत्र में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे काम करते हैं ये मैंने आपको बताया था। जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो पाचन की क्रिया सुचारू रूप से चालू होती है, पाचन सुगमता से होता है। और जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो पाचन की क्रिया को अवमंदित करता है। तो इसी प्रकार जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो ये लार या श्रावण को प्रेरित करता है, इससे लार स्रावित होती है।
जबकि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से लार या श्रावण है वो रुक जाता है, जिससे गला या मुख जो है वो सूखने लगता है। दो प्रकार के प्रतिवर्त लार या श्रावण में भाग लेते हैं। एक प्रतिवर्त जो हमें जन्मजात प्राप्त होता है, वो जो प्रतिवर्त है वो अनानुबंधित है, यानी इसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं जुड़ी हुई है, वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहलाते हैं। दूसरे जो हम जन्म के बाद में प्राप्त करते हैं, जिनको बाद में वो बनते हैं, वो प्रतिबंधित या कंडीशनल रिफ्लेक्स कहलाते हैं। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होते हैं? जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन में उपस्थित जो रासायनिक पदार्थ हैं वो स्वाद कलिकाओं के जैसे ही संपर्क में आते हैं और हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है, वहाँ नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। वो सूचनाएं जब मस्तिष्क में पहुंचती हैं और उसके बाद में जब हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से वापस सूचनाएं लार ग्रंथियों तक आती हैं और लार स्रावित होने लगती है, तो इस प्रकार का जो प्रतिवर्त है वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहलाता है। अर्थात ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स तब एक्टिव होता है जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा जो रिफ्लेक्स है वो हमने अपने जीवन के दौरान जिसको अर्जित किया है वो कंडीशनल है। हमने अपने जीवन के दौरान अनेक प्रकार के भोजन का स्वाद लिया है और वो स्वाद जो है वो हमारी स्मृति में स्टोर होता है। तो जब ऐसे किसी भोजन के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था या हमने कभी खाया था उसके बारे में जब हम सोचते हैं, या ऐसे किसी भोजन की गंध को हम सूंघते हैं या महसूस करते हैं, या ऐसे भोजन को हम देखते हैं, तो इस दौरान भी हमारे मुंह में लार स्रावित होने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो पूर्ववर्ती ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो सिग्नल है वो जनरेट करना शुरू कर देता है और जो इम्पल्स हैं वो लार ग्रंथियों तक पहुंचते हैं, जिससे लार स्रावित होना शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रकार का कंडीशन पे डिपेंड रिफ्लेक्स है, अतः इसको प्रतिबंधित या कंडीशनल रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो ये भोजन की गंध से या उसको स्मरण करने से या फिर उसके देखने से ये एक्टिव होता है। तो लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की हैं। किस प्रकार से लार का संगठन होता है, लार स्रावित होती है, लार क्या कार्य करती है, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद में मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। तो मुख गुहा में हमने देखा कि 2 प्रकार से पाचन होता है। एक यांत्रिक पाचन जिसमें दांत और जीभ भूमिका निभाते हैं, जिसके अंतर्गत भोजन को चबाया जाता है और भोजन के बड़े जो टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है, जिससे उस पर एंजाइम क्रिया कर सके। लार को घोला जाता है जीवा की सहायता से, भोजन को लुब्रिकेट बनाया जाता है, मॉइस्चर बनाया जाता है। उसके बाद में जो रासायनिक पाचन की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो लार में उपस्थित एक एंजाइम जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको लार या एमाइलेज, सेल्यूलर एमाइलेज या टाइलिन कहा जाता है। लार या एमाइलेज भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च जो है उसका पाचन कर देता है। स्टार्च हम जानते हैं ये एक ग्लूकोज का बहुलक है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। इसमें 2 प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जिसमें अल्फा 14 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन जिसमें अल्फा 14 और अल्फा 16 दोनों प्रकार के जो बंध हैं वो पाए जाते हैं। यानी एमाइलोज एक रेखित श्रृंखला है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में शाखाएं या ब्रांचिंग भी है उसमें पाई जाती हैं। लार की जो पीएच है वो सामान्यतः एक हल्की अम्लीय पीएच है, लगभग 6.8 होती है, लेकिन ये पीएच कुछ रेंज में वेरी करती है। सामान्यतः ये 5 से लेकर 7.5 तक हो सकती है, लेकिन औसतन इसका जो मान है वो 6.8 माना जाता है। और लार या एमाइलेज सामान्यतः इसी ऑप्टिमम पीएच पर ये कार्य करता है। स्टार्च के पाचन के दौरान जो एमाइलेज या टाइलिन जब उस पर क्रिया करता है तो वह उसको कुछ खंडों में तोड़ देता है, स्टार्च को, जिसको एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन कहते हैं, जो आगे डाइजेस्ट होकर छोटी श्रृंखलाओं में टूट जाते हैं, जिनको लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं। और लिमिट डेक्स्ट्रिन का जब आगे पाचन होता है तो माल्टोज और आइसोमाल्टोज में टूट जाते हैं। माल्टोज और आइसोमाल्टोज दोनों डाइसेकेराइड हैं जो ग्लूकोज की 2 इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। जब 2 ग्लूकोज की इकाइयों के बीच में अल्फा 14 बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो माल्टोज कहलाता है, और जब उनके बीच में अल्फा 16 बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आइसोमाल्टोज कहलाता है। हम जानते हैं कि आइसोमाल्टोज का निर्माण इस कारण होता है क्योंकि जो स्टार्च में पाया जाने वाला एमाइलोपेक्टिन है वहाँ पर अल्फा 16 बंध भी पाया जाता है। तो स्टार्च के पाचन के अंत में माल्टोज और आइसोमाल्टोज का निर्माण हो जाता है। लगभग 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। जो कार्निवर्स हैं, मांसाहारी प्राणियों में लार या एमाइलेज अनुपस्थित होता है। इसके अलावा लार में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। ये वसा का पाचन करता है। ये आंशिक रूप से वसा का पाचन करता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण एंजाइम नहीं है। ये वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार से मुख गुहा में पाचन के पश्चात
जो भोजन है वो तरल हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है और उसको बोलस कहते हैं। बोलस को आगे निगला जाता है और उसको इसोफेगस से गुजार कर उसको आमाशय तक पहुंचाया जाता है। मुख्य गुहा में पाचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से जो पाचन में भाग लेने वाले अंग उपस्थित होते हैं, लार कैसे काम करती है, इस सब चीज़ों का दांत की संरचना कैसी होती है, इन सब चीज़ों को हमने समझा है। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डायग्राम भी मैंने इसमें साथ साथ आपको समझाए हैं। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे पाचन की प्रक्रिया को हम आगे वाले वीडियो में मैं आगे डिस्कस जारी रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।